जैविक राज्य सिक्किमलाई अझ मजबुत र सशक्त बनाउन विभिन्न सङ्घ संस्था, अनुसन्धान केन्द्र साथै विश्वविद्यालय यस क्षेत्रमा तत्पर भएर आफ्नो कार्य गर्दै आइरहेको छ। खाद्य उत्पादन मात्र नभएर उत्पादन बढाउन जैविक कीटनाशक, बायोमास, सौर्य ऊर्जा जस्ता प्रकृतिमै पाइने संसाधनहरूलाई प्रयोग गरी कृषि तथा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने बिजुली पनि बनाउन सकिन्छ। तकनिकीकै कारण साथै विभिन्न प्रकारका तकनिकलाई प्रयोग गरी चुला, ड्रायर, बायोचार, बायो ओयल जस्ता उत्पादनहरू पनि बनाउन सकिन्छ। आज यसै अन्तर्गत दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकले बनाएको यस सन्देशमूलक प्रस्तुतिलाई स्वीकार्नुहोस्। गान्तोक जिल्ला अन्तर्गत रानीपुलमा अवस्थित कलेज अफ एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ एन्ड पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीमा आज हामी उपस्थित भएका छौँ। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत यस विश्वविद्यालयको रिन्युअल एनर्जी एन्ड इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको पहलमा भइरहेको यस अनुसन्धान साथै नयाँ आविष्कारहरूलाई तपाईँहरूमाझ राख्नेछौँ। सोलर कुकर, परम्परागत चुला, अदुवा, हल्दी जस्ता सामान सुकाउनको लागि बनाइएको ड्रायर, सोलर फ्रिज जस्ता सामानहरू पनि यहाँ राखिएको छ। यसै विभागका सहायक प्राध्यापक डाक्टर सुधीर खरपुरे अनि अदिल राईले यसो भन्नुहुन्छ। आज हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में उन चीज़ों की बात करेंगे, उन टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे जो फार्मर्स को सीधा फ़ायदा पहुँचाती है, जिसमें एक चीज़ है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। ये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का यूज़ हम इरिगेशन के लिए करते हैं, जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा से हम वाटर को पंप करते हैं। जहाँ तक सिक्किम का सवाल है, टेरेस फार्मिंग में यहाँ पे ग्रेविटी फेड इरिगेशन सिस्टम का यूज़ होता है। उसमें टैंक को भरने के लिए हम सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करके पंप का इस्तेमाल करके पानी भरा जा सकता है। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी का एक उत्तम उदाहरण है, जिसमें फार्मर्स को खाली सौर ऊर्जा से ही वाटर पंपिंग कराने की हेल्प हो जाती है। होता ये है, नॉर्मली सिक्किम में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बार अभाव हो जाता है। भले ही सिक्किम एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में स्टेट है, लेकिन पैदावार के मामले में देखा जाए, लेकिन ग्रिड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है नहीं। हिली टेरेन होने के कारण, बारिश के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिसिटी का अभाव हो जाता है। उस समय में सौर ऊर्जा उनमें काम आ सकती है, और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, या आपके घर से आप ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा है सोलर लैंटर्न। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो ये भी सौर पैनल से चार्ज होता है। इससे आप 4 से 6 घंटे तक आपके घर में लाइट जला सकते हैं, मोबाइल को चार्ज करा सकते हैं। दूसरा है बायोमास कुक स्टोव। जैसे कि हम चाहते हैं कि कुकिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें एलपीजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल कुकिंग के लिए बायोमास कुक स्टोव, जिस पे हम ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा निर्भर थे, क्लीन कुकिंग का ना होना, इस वजह से हम ट्रेडिशनल से हट के एलपीजी की तरफ आ गए थे। तो हमने हमारे इस कॉलेज में एक ऐसा मेटालिक डिवाइस बनाया है, जिसमें एक तरह से एमिशंस को कम करने का काम ये चूल्हा करता है। ये चूल्हा लगभग 30 to 35% एफिशिएंसी के साथ चलता है, जिसमें एलपीजी कुक स्टोव में जो एफिशिएंसी है वो लगभग रहती है 60 से 65%। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 40 से 45% की एफिशिएंसी इसको पार कर सकें। इसमें आप किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकली अवेलेबल लकड़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें धुआं बहुत कम होता है, और देखा जाए तो एलपीजी का आपूर्ति भी एक समस्या है, और उसका जो आप रिफ़िल करते हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है, और महंगा भी आता है रिफ़िल। तो उसके कारण और हिली टेरेन के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण एलपीजी रिफ़िल भी जल्दी नहीं आ पाता है। तो उस समय में आप इसका उपयोग करके पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, एग्रीकल्चरल जो भी आपका प्रोसेसिंग है, उसमें इसका उत्तम उपयोग हो सकता है। र सर्वप्रथम हामीले यहाँ देखिरहेछौँ, यो चाहिँ सोलर पम्प भन्छ यसलाई, सोलर पम्प। हामीलाई थाहा छ, हामीले है पम्प चाहिँ हामीले फिल्डमा, एग्रिकल्चर फिल्डमा हामीले पानी है एग्रिकल्चर लगाउने पम्पहरू हामीले युज गर्छौँ। बिल्डिङमा तल्लोदेखि माथि स्टेप गर्छौँ, अनि त्यो पम्पमा चाहिँ हामीले एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी युज गर्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी यो सोलर वर्क गर्दैछौँ। यो तपाईँहरू देखिरहनु चाहिँ प्यानल, यसले चाहिँ घामको किरण खिचेर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा कन्ट्रोलर हुन्छ। त्यो कन्ट्रोलरले चाहिँ यो पम्प चाहिँ चल्छ है।
यो पम्प अब म तपाईँलाई त्यति बनाउन सक्दिनँ। यसले चाहिँ अब तपाईँले सोच्नुहोस्, पम्प पानीको डिस्टेन्स जति छ 6 मिटर, त्यहाँदेखि तपाईँले यस पम्पले खिच्न सक्छ। खिचेर चाहिँ अझै 30 मिटर माथिसम्म यसले फ्याँक्छ है। यो चाहिँ हामीले 40 वाटको यो सोलर प्यानल चलाउँछ। र मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो किन देखाइँदैछ भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीले खालि इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा मात्रै निर्भर नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ सोलर घामबाट हामीले धेरै फाइदा पाउन सक्नु रहेछौँ। र यसले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो कृषक दाजुभाइ आमा दिदीबहिनी यसले फाइदा पुऱ्याउँछ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई बताइरहेको छौँ। हुन्छ, म दोस्रोमा जाँदैछु। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ स्टोभ अथवा चुला है, इङ्ग्लिसमा स्टोभ भनिन्छ। यो चुला चाहिँ यहाँनिर धेरै प्रकारको रिसर्च भइबस्छ। यहाँ चाहिँ हामी सबै मिलेर स्टुडेन्टहरूसँग मिलेर है, प्लस धेरै फार्मरसँग मिलेर हामीले डिजाइन बनाउँछौँ। यो किन डिजाइन बनाउँछौँ भने तपाईँले बस्तीमा नर्मल जुन चाहिँ चुला हुन्छ हाम्रो, यत्रो दाउरा हाल्छौँ है, अनि त्यसले दाउरा गर्दाखेरि के हुन्छ, पुरा धुवा आएर आफूलाई पनि असर गर्छ। त्यो दाउराको एनर्जी पुरै लस्ट भएर जान्छ। कम्ती मात्रै भाँडामा पर्छ, मोस्ट अफ द एनर्जी चाहिँ लस्ट भएर जान्छ। त्यो जुन चाहिँ दाउराबाट आउने त्यसलाई चाहिँ बायोमास भन्छ, दाउराहरू जे छ जसो छ। र यसलाई चाहिँ हामीले मसिनो टुक्राहरू पारेर, यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पर धेरै चुलाहरू छ यहाँ है, तपाईँले देख्नुहुँदै होला। यसलाई त मसिनो टुक्रा गरेर, अब जस्तो तपाईँको 10 किलो दाउरा तपाईँले चलाउनु हुँदैछ भने 10 किलोले जति तपाईँको भात पाक्छ, यसमा पनि 1 किलोले पनि पाक्छ है। र यही कारण चाहिँ हामीले डिजाइन गरेर चाहिँ आफूलाई हेल्थलाई असर पनि नगर्ने, बेसी धुवा नहुने, विशेष गरी बस्तीमा बस्ने आमाहरूलाई है। अनि यहाँ धेरै प्रकारको हामीले स्टोभ गाउँ भिलेज, नियर बाई भिलेजमा हामीले बनाएर कन्स्ट्रक्ट पनि गरेको छौँ। तपाईँले सायद देख्नु पनि भएको होला। यो त तपाईँले जानिरहनु भएको छ है, यो सोलर लालटिन हो है। यसमा एउटा यस्तै सानो साइजको प्यानल जोडिन्छ र प्यानलले दिनभरि घामको किरण खिच्छ। यो भित्र ब्याट्री छ, यसमा स्टोर हुन्छ र बेलुका हामीले बाल्न सक्छ। मैले जति पनि भन्दैछु तपाईँको सोलरको फाइदा देख्नु हुँदै होला, यहाँ बायोमासको फाइदा देख्नु हुँदैछ। अनि यो अर्को भन्छ, यो जस्तो बक्स टाइपको छ, त्यसमा बक्स टाइप सोलर कुकर भन्छ है, अथवा चुला भनौँ न। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको घामको किरण यसरी पर्छ, घामको किरण यसरी पर्दा यहाँभित्र पस्छ। यहाँभित्र पसेपछि तपाईँले जस्तो पोलिहाउसमा तपाईँले देख्नु भएको छ, पोलिहाउसभित्र घामको किरण पसेपछि त्यो एनर्जी चाहिँ भित्र ट्र्याप भएर बस्छ। त्यस्तै खालको यसले काम गर्छ, भित्र एनर्जी पसेपछि ट्र्याप हुन्छ र हिट हुन्छ। अनि तपाईँले यहाँ देख्नु हुँदैछ, यहाँनिर चाहिँ सबै हामीले ब्ल्याकमा है कोटिङ गरेको छ। ब्ल्याक चाहिँ किन कोटिङ गऱ्यो भने चाहिँ एनर्जी हिट हुन। अनि तपाईँले यहाँ भित्र यत्रो भाँडाहरू, यो चाहिँ हाम्रो भेसल्स, कुकिङ भेसल अथवा भाँडा भनौँ न है, यो चाहिँ यहाँभित्र पाक्छ। र तपाईँले यो केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँको 5 देखि 6 घन्टामै पाक्छ। तर यसमा चाहिँ यस्तो होइन कि तपाईँले यहाँ अब तपाईँले फ्राई गर्ने खालके यहाँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ खालि तपाईँले भात पकाउने, त्यहाँदेखि आलुहरू उसिन्ने टाइपको एकखेप बनाएपछि चाहिँ छोडिदिनुपर्छ यसलाई। अनि तपाईँको यसमा मोटामोटी झन्डै 80 to 90%, 100% नै तपाईँको टेम्परेचर यसमा चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ र हामीलाई फाइदा हुन्छ। यो पनि एउटा सोलरको, एउटा घामको किरणको फाइदा भयो है। अनि तपाईँले यो अर्को हेर्नुहुँदैछ, यो चाहिँ हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीहरूले यहाँ धेरै नै मन पराएको छ। यसलाई चाहिँ भन्छ सोलर ड्रायर। यसमा केही पनि छैन, यसमा एकदम मिनिमम खर्चमा है 2025मा यो बनिने कुरा हो। यसमा केही पनि छैन, एउटा ग्लास छ, ग्लासभित्र ट्रे छ है। ट्रेमा चाहिँ हामीले ब्ल्याक कोटिङ गरेको छ र जति पनि घामको किरण यसरी पर्छ भित्र ट्र्याप हुन्छ, हिट तातिन्छ है। र एउटा यहाँ सानो फ्यान छ, यो फ्यानबाट चाहिँ हामी त्यो धुवा चाहिँ हामी बाहिर निकाल्छौँ। तपाईँहरूले विशेष गरी तपाईँको के अरे जिन्जर, अदुवा, टर्मेरिक, हल्दी, त्यहाँदेखि डल्ले खोर्सानी भयो, के भयो, इभन तपाईँले मिट पनि सुकाउनुहुन्छ है, सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ फाइदा के छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम रिमोट जग्गामा जहाँनिर बिजुलीहरू पुगेको छैन, त्यो ठाउँमा के फाइदा हुन्छ, घाम त आउँछ, घाम त सबै पुग्छ। त्यो घाम त्यहाँ हामीले यसरी बनाएर छोडिदिएपछि चाहिँ ड्राई हुन्छ। अब तपाईँले बाहिर पनि सुकाउनु सक्नुहुन्छ, बाहिर सुकाउँदा के हुन्छ, चराले पनि खाइदिन्छ, के धुलो फुलो पर्छ। तर यो भित्र एकदम सुरक्षित तपाईँले छोडिदिनु मात्रै पऱ्यो। अनि एउटा इङ्ग्लिसमा भन्छ युनिफर्म डाइङ, अथवा समान रूपले सुक्ने यो भित्र हुन्छ। तपाईँ घाममा बाहिर डाइरेक्ट घाममा एक्सपोज गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको जुन चाहिँ प्रडक्ट छ त्यो डिस्कलरेसन हुनसक्छ, फेड हुनसक्छ। तर यहाँभित्र फेड पनि हुँदैन। विदिन 2 दिनदेखि 3 दिनभित्रमा तपाईँले एकदम राम्रो प्रकारले ड्राई भएर जान्छ र तपाईँले आफ्नो जुन चाहिँ बिग्रिने कुराहरूलाई तपाईँले भविष्यसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ।
अनि यो पनि एउटै हो, सेम हो, यो र यो एउटै हो है। यसमा तपाईँले एउटा प्यानल देख्नुहुँदैछ। यो प्यानल किन जोडेको भने यहाँनिर एउटा फ्यान छ, त्यो फ्यान यो प्यानलले चल्छ अनि तपाईँको यहाँ जति पनि त्यो तपाईँको प्रडक्टको गुम्सेको धुवाँहरू छ त्यो चाहिँ यसले बाहिर निकाल्छ है। साथै यहाँ बायोचार, बायो ओयल जस्तो कार्बनयुक्त उत्पादनहरू बनाइन्छ जसले कृषकहरूलाई धेरै फाइदाजनक छ। यसले माटोको गुणवत्ता, फसलको उत्पादकता र बरबिरुवाहरूको उत्पादनलाई पनि फाइदाजनक हुने गर्दछ। आउनुहोस् सुनौ यस विभागका सहायक प्राध्यापक डाक्टर प्रदीप नराले र विद्यार्थीसँग लिएको यो छोटो अन्तर्वार्ता। सोलर एनर्जी आप सभी लोग जानते हैं कि ये फ्रीली अवेलेबल है और इसके लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ता है। सिंपल है, जैसे यहाँ पे सिक्किम में जैसे सोलर ड्राइंग करना है, क्योंकि बहुत सारे उत्पाद हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग से आते हैं तो पेरिशेबल है, मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसको सुखाने के लिए हमारे विभाग ने सोलर ड्रायर बना रखे हैं। तो सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करके आप उन सभी प्रोडक्ट्स को सुखा सकते हैं, अच्छे से सुखा के उसका जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं और इसको फ्यूचर में मतलब बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोलर ड्रायर का एक यूज़ करके किसानों को उसका लाभ हो सकता है। और दूसरा सोलर पीवी सिस्टम है, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, जिससे कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्रीली हम बिजली पैदा कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम भी चल रहा है, तो उस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे किसान या आम नागरिक सोलर पीवी सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर सकता है, उस स्कीम का लाभ ले सकता है और इलेक्ट्रिसिटी उसका फ्रीली प्रोडक्शन कर सकता है। देखिए, बायोचार किल हमारे विभाग ने 2-3 प्रकार के बना रखे हैं। हमने छोटे छोटे किसान के इस्तेमाल करने के लिए एक स्मॉल यूनिट भी बना रखा है, जो कि 5 से 7 किलो तक आप उसका बायोचार का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसका कॉस्ट आता है हमारे 21 से 22 हज़ार रुपये का उसका कॉस्ट है। अब ये दूसरा जो मॉडल मैंने आपको दिखाया वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था, जिससे आप बायो ऑयल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और बायोचार प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उसका कॉस्ट अराउंड आ रहा है 1.3 लाख के आसपास उसका कॉस्ट हमें आया है। तो लेकिन अगर किसान अगर बनाता है लार्ज स्केल लेवल पे, यार कोई एंटरप्रेन्योर इसको लार्ज स्केल लेवल पे बनाना चाहता है, तो उसको 1000 kg या 1 टन 2 टन पर आवर के कैपेसिटी का उसको बनाना पड़ेगा। ये तो हमने स्मॉल स्केल लेवल पे बनाया है ताकि फार्मर लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए, या कोई एंटरप्रेन्योर जो इसमें इंटरेस्ट लेता है या रुचि लेता है वो इसको समझ सके कि ये तकनीकी क्या है, ये कैसे बायोचार बनता है, कैसे बायो ऑयल बनता है और इसका कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसानों के लिए या लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में बायो ऑयल का यूज़। तो ये समझने के लिए हमने बना रखा है। लेकिन अगर किसान अगर यूज़ करना चाहता है तो हमारे पास छोटा सा बॉक्स टाइप बायोचार किल है, उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर एंटरप्रेन्योर यूज़ कर सकता है तो जो हमने मॉडल बनाया उसको लार्ज स्केल लेवल पे जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, ताकि लार्ज स्केल लेवल पे वो बायोचार और बायो ऑयल उसको प्रोड्यूस कर सके। सर, जैसे कि अभी सिक्किम के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे स्लोपी एरिया है सर, यहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है सर, तो अब बायोचार एप्लीकेबल कितना है सर यहाँ पे, वो इरोजन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है सर? देखिए, इरोजन का तो डायरेक्टली मैं इसमें कह नहीं सकता, बट बायोचार का एक्चुअली सॉइल में एप्लीकेशन इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि सॉइल की क्वालिटी बढ़ाए। क्योंकि देखिए, बेसिकली बायोचार मतलब कार्बन है, लेकिन इसको सही तकनीकी से बनाना बहुत ज़रूरी है। जो हमने बॉक्स टाइप बायोचार किल बनाना है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं हम लोग, आइडियल पायरोलिसिस कंडीशन, जो कि बायोचार बनाने के लिए काम आता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने स्लो पायरोलिसिस से बायोचार बनाया है, हमने भी एक टेक्नोलॉजी बना रखी है। स्लो पायरोलिसिस से क्या हो रहा है कि आपका आइडियल एनवायरनमेंट में, आइडियल पायरोलिसिस एनवायरनमेंट में हम बायोचार बना रहे हैं, ताकि बिल्कुल हवाबंद एनवायरनमेंट में, ताकि वो कम से कम इमिशंस हो और ऐश फॉर्मेशन ना हो। अगर ऐश फॉर्मेशन हो गया, राख हो गया, तो फिर वो बायोमास जो भी हम कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। बहुत कम उसमें मिनरल्स है, बट अगर वो बिल्कुल आइडियल पायरोलिसिस प्रोसेस यूज़ करके, अच्छी तकनीकी यूज़ करके अगर हम बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन का कंटेंट है, कार्बन का जो मात्रा है 70-80% रहेगा, और वो अगर सॉइल में ऐड करते हैं तो ज़रूर किसान को इसको फ़ायदा होगा। अगर कोई फार्मर्स ये अगर लेमैन कोई भी जाने सर, जैसे राग होता है सर, पेड़ का वो लकड़ी जल के राग होता है सर, और उसमें और बायोचार में क्या डिफरेंसेस है सर, कितना डिफरेंस होता है? क्योंकि एक कोई भी फार्मर्स तो यही सोचेगा कि वो भी राग है ये भी राग है, तो इतना क्या डिफरेंस हो सकता है सर उसमें? देखिए, डिफरेंस बहुत है। जो नॉर्मल किसान फार्म में जो रेसिड्यू है ऐसे ही ओपनली अगर जला देता है
तो वो राख में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ हवा है एनवायरनमेंट में, हवा का जैसे कांटेक्ट उसमें आ जाता है रेसिड्यू का, तो वो क्या है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। राख मतलब एशेस, तो उसमें ओनली कम से कम मात्रा में इसेंशियल मिनरल्स है ना, इसेंशियल मिनरल्स है, बट उसमें कार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन आपने पूरा जला दिया, जो कि सॉइल को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये पायरोलिसिस प्रोसेस यूज़ करके बिल्कुल एयर टाइट एनवायरनमेंट में इसको इनडायरेक्टली हीट करें। बहुत सारे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ है जो उसी डायरेक्टली हीट करते हैं बायोमास को। उसमें क्या हो रहा है कि आपका 20 से 30% जो बायोमास आप जो कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो जल जाता है, और इनकम्प्लीट कंडीशन होने से, आइडियल कंडीशन नहीं होने से ज़्यादा ऐश होता है, कम चार होता है। तो हम लोगों ने जो तकनीकी बनाई है वो कंप्लीट आइडियल पायरोलिसिस फॉलो करता है, और आपका गुड क्वालिटी चार हम बना सकते हैं। और चार में देखिए कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 70-80% है। अगर अच्छे से बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा आपका जा सकता है, परंतु ऐश में आपका ओनली राख जिसको बोलते हैं, ओनली मिनरल्स है, इसेंशियल मिनरल्स, उसकी मात्रा भी बहुत कम है, उसमें कार्बन नहीं है। तो वो उसमें दोनों में फ़र्क है। सर अगर कोई फार्मर्स चाहे या फिर कोई एंटरप्रेन्योर चाहे कि हम ये बनाने के लिए रेडी हैं, तो उनको क्या ट्रेनिंग मिल सकता है आपके द्वारा, या यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई ट्रेनिंग मिल सकता है या कुछ सपोर्ट मिल सकता है सर? बिल्कुल, अगर कोई ग्रुप ऑफ फार्मर्स या एंटरप्रेन्योर्स अगर इंटरेस्टेड है इस तकनीकी को सीखने के लिए, कैसे बायोचार बनता है, और एंटरप्रेन्योर अगर सीखने के लिए रेडी है कि अगर ये कैसे इसका डिज़ाइन है, तो हम लोग यहाँ पे, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी रानीपुल में, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम लोग इनको ज़रूर ट्रेनिंग देंगे, और ताकि वो आगे बायोचार का उपयोग भी कर सके और एंटरप्रेन्योर लार्ज स्केल पे बायोचार प्रोडक्शन कर सके, ताकि जो फार्मर्स आज की कंडीशन में, नॉट ओनली इन सिक्किम, पूरे भारत में बहुत सारे जगह पे किसान क्या करता है, लेबर की कम मात्रा होने के कारण और उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है रेसिड्यू को हटाने से फील्ड से, तो वो नहीं चाहता है वो अपना उसका लागत लगे और लेबर लगे, तो वो क्या करता है, आसान तरीका ढूंढता है उसको जलाने का। तो वो आगे ये फार्मर इसको जलाए नहीं, उसको एक असेट समझे, क्रॉप रेसिड्यू अगर आपके पास है इसको असेट समझे, और इसको बायोचार में रूपांतर करके आप इसको सॉइल में ऐड करें, और उसकी सॉइल की आपकी गुणवत्ता बढ़ाए, साथ ही साथ आपकी फसल का उत्पादन भी आपका बढ़ाए। तो मैं चाहता हूँ कि किसान लोग हमारे पास आए, और एंटरप्रेन्योर्स जो भी इंटरेस्टेड है, सिक्किम में हो या कहीं सिक्किम के बाहर का भी हो, हमारे पास आए, ये तकनीकी सीखें और हमारे पास से ट्रेनिंग ले, जानकारी ले, और आगे जाके फील्ड में काम करें, ताकि जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनका सबका इसमें फ़ायदा हो। दर्शकवृन्द, हामीसँग केही विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो बायोचारमा, बायो ओइलमा के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ, त्यसमा हामी केही जानकारी लिनेछौँ। जैसे आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहिद अहमद लश्कर है। मैं आसाम से यहाँ पे एमटेक इन रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग करने के लिए आया हूँ। मैं फ़िलहाल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ टर्मरिक रेसिड्यू के ऊपर, उससे कैसे हम लोग बायो ऑयल बना सकते हैं और बायोचार बना सकते हैं, और उसमें क्या क्या केमिकल है, क्या क्या बेनिफिशियल केमिकल्स मिल सकता है, हमें उसी का ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अभी ये इसमें काम करके, प्रोजेक्ट में काम करके आपको क्या सीखने का मौका मिला है, और ये कितना एप्लीकेबल है फार्मर्स के ऊपर? जी, तो जैसे कि मैं बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। जैसे उस मशीन को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडियल हो वो, कैसे मतलब हम उसको कम कॉस्ट में बना सके, ताकि जो फार्मर्स कोई अगर यूज़ करना चाहता है तो मैं उसी का ऊपर काम कर रहा हूँ। और फिलहाल मैंने जो देखा है, मैंने जो काम किया है, जैसे कि मैं कल भी लैब में टेस्टिंग कर रहा था, जो सर पहले बता रहे थे पीएच के बारे में, जैसे कैसे जो यहाँ के सोयल जो है एसिडिक है, कैसे हम बायोचार को यूज़ करके सोयल को जो पीएच वैल्यू है उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी का प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, तो उसी, ताकि उससे जो भी रिजल्ट्स हमें मिले हम पेपर पब्लिश कर सके, ताकि लोग उसको पढ़े और उसका फ़ायदा उठा सके। अभी इसी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट में एक पायरोलाइज़र डेवलप किया है, जो कि बायो ऑयल एंड बायोचार प्रोडक्शन के काम में लिया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये फास्ट पायरोलाइज़र है, जिसमें हम कोई भी क्रॉप रेसिड्यू है जो कि फार्मर, आप जानते हैं कि ओपनली बर्निंग करता है, मतलब खुले हवा में वो जला देता है, क्योंकि हमारे पास अभी लेबर की कमी है और क्रॉप रेसिड्यू की
जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ होता है, बट बहुत सारा सरप्लस रेसिड्यू होता है कि जो किसी काम का नहीं है, तो वो रेसिड्यू फार्मर ओपनली बर्न करता है। तो वो ओपनली बर्न करने से क्या हो रहा है कि हवा में बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट पायरोलाइज़र है, जिसको हम लोग ये रेसिड्यू जो भी सरप्लस है उसको हम लोग बायोचार एंड बायो ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये इस रिएक्टर के अंदर एक माइल्ड स्टील का एक रिएक्टर है जो बिल्कुल हवाबंद काम करता है। हम लोग यहाँ से आप देख सकते हैं होपर से हम लोग जो भी क्रॉप रेसिड्यू है इसके अंदर हम फिल करते हैं। और इस साइड में एक कंबशन चैम्बर है जहाँ पे आप लकड़ी वगैरह की सहायता से उसको जला सकते हैं, हीट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो अंदर का हमारा रिएक्टर है वो बिल्कुल हवाबंद है और बाहर हम लोग इसको हीटिंग कर रहे हैं एक्सटर्नली। तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग अंदर का जो बायोमास है उसको 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर पे अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हवा विरहित एनवायरनमेंट में हम लोग इसको बर्न कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है वो बायोचार एंड बायो ऑयल में कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग हीट करते हैं तो बहुत सारे गैसेस तैयार होते हैं, गैसेस जनरेट होते हैं। वो गैसेस क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, गैसेस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। गैसेस बाहर निकल रहे हैं, अगर हमें बायोचार बनाने का टारगेट है, अगर हमें इसको स्पेसिफिकली बायोचार बनाना है तो ये गैसेस हम इसको रिसाइकल कर रहे हैं कंबशन चैम्बर में। तो हम लोगों का लकड़ी भी जल रहा है, लकड़ी के साथ साथ जो गैसेस हमारा जो बायोमास है, सरप्लस रेसिड्यू है, जैसे पैडी स्ट्रॉ है, बार्ली स्ट्रॉ है, मेथ स्ट्रॉ है, या आप कोई भी पत्ते हो, जैसे हमारे स्टूडेंट लोगों ने लीची के पत्तों से भी बायोचार बनाया है, टर्मरिक का जो क्रॉप रेसिड्यू है उससे भी हमारे स्टूडेंट ने बायोचार बनाया है। तो जो भी गैसेस हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं हायर हाइड्रोक्सिल कार्बन कंटेनिंग गैसेस, C&H वाले, जो कंबस्टिबल नेचर के होते हैं, जलने वाले होते हैं। तो ये गैसेस यहाँ पे हमें रिसर्कुलेट करते हैं। रिसर्कुलेट करने से क्या हो रहा है कि हमारा जो 10 से 15% हमारा एनर्जी जो है सेव हो रहा है, बचत हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हीटिंग करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी भी आजकल ईजिली अवेलेबल नहीं होता है और तो उसको भी बचाना हमारा इम्पोर्टेंस है। तो उसको बचाने के लिए भी हम लोग ये गैसेस जो है रिसाइकल कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली एनर्जी सेविंग यूनिट है। अगर बायोचार बनाना हो तो ये हम लोग इस तरह से करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट लोगों ने ये लीची का बनाया हुआ बायोचार है, बिल्कुल क्रिस्पी है और इसमें कार्बन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है ना। इसका पीएच लेवल जो है 8 to 9 पीएच है। आप देख सकते हैं कि आप सिक्किम में जो है बहुत सारे जगह पे एसिडिक सॉइल है। एसिडिक सॉइल में आपका पीएच होता है 4 से 5, कई कहीं पे 5 से 6 के रेंज में होता है। अगर ये हम बायोचार सॉइल में अगर ऐड करते हैं तो सॉइल में कार्बन भी जा रहा है और साथ में ये सॉइल में जो पीएच है वो भी बैलेंस कर रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हम जो भी फसल ले रहे हैं उसका यील्ड जो है, उसका उत्पादन जो है उसको बढ़ाने में हमारा ये काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट में उसके अलावा जो हमारी सॉइल है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता सुधारने में ये कार्बन, ये बायोचार, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्बन है। इसमें लीची का जो लीव्स है उससे बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट लोगों ने ये बाम्बू का जो लीव्स है, बाम्बू लीव्स, तो इससे बनाया हुआ ये कार्बन है। इसमें कार्बन लगभग 70 to 80% कार्बन है। कार्बन के अलावा कुछ इसेंशियल मिनरल्स भी इसमें हैं। तो ये सारा सॉइल में अगर ऐड करते हैं तो किसान को उत्पादन बढ़ाने में ज़रूर काम में आएगा। फसल, सॉइल का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। और दूसरा ये है कि ये ऑर्गेनिक कार्बन है, तो ये क्या है कि पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बढ़ाता है। तो क्या है कि जहाँ पे पानी का सॉइल ऐसी है कि जो पानी पकड़ता नहीं है, पानी छोड़ देता है ना, तो ऐसी सॉइल में अगर ये हम चार ऐड करते हैं तो पानी को ये पकड़ के रखता है। उससे कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे प्लांट को या रेसिड्यू को पानी की आवश्यकता होती है, इससे हम उसको कुछ मात्रा तक उसका पूर्ति कर सकते हैं। तो ये चार इसके लिए भी काम में आ सकता है। ये और दूसरा एक एप्लीकेशन है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हम लोग इस कोल का, आप जानते हैं कि कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है हमारा 25 से लेकर 29 मेगाजूल पर केजी के आसपास उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। ये चार का अगर वैल्यू देखेंगे, अगर कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये चार का कैलोरीफिक वैल्यू 20 से 22 मेगाजूल पर केजी के आसपास आता है। जो हमारे इंडिया में बहुत सारा सरप्लस क्रॉप रेसिड्यू है, सिक्किम में भी हमारे पास बहुत सारा सरप्लस क्रॉप रेसिड्यू है, और हमारे भारत में कोल से ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारे जगह पे कोल पावर प्लांट्स हमारे यहाँ पे है। तो ये बायोचार हम अगर हम ब्रिक्वेट्स बनाते हैं इसके,
इसको सॉलिड ब्रिक्वेट्स बनाते हैं, तो कोल के अल्टरनेट फ्यूल हम लोग इसको सप्लीमेंट्री कोल पावर प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको सॉइल में ऐड करके सॉइल का गुणवत्ता बढ़ाना, फसल का उत्पादन बढ़ाना, और यही हम लोग इसमें कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग इस रिएक्टर को, ये फास्ट पायरोलाइजर है जो कि बायोमास को हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। अब इसका डिपेंड होता है कि कौन से रेट ऑफ हीटिंग में हम इसको हीटिंग कर रहे हैं। अगर हम इसको बायोचार बनाना है तो हम इसको स्लोली हीट करते हैं लकड़ी का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर हमें ऑयल बनाना है, अगर हमारा जो बायोमास है उससे हमें ऑयल का प्रोडक्शन करना है, पायरो ऑयल बोलते हैं, बायो ऑयल का प्रोडक्शन करना है, तो उसको हमें हीटिंग रेट बढ़ाना पड़ता है। फास्ट हीटिंग रेट से हमें इसको चलाना पड़ता है। तो फास्ट हीटिंग रेट के लिए हमने इस रिएक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल हमने लगा रखा है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल क्या करता है कि इस रिएक्टर को बहुत फास्टली हीटिंग करता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से उसको हीट करता है। तो क्या हो रहा है कि जो भी गैसेस हमारे जनरेट हो रहे हैं तो बहुत फास्टली उसका जनरेशन उसका बहुत जल्दी होता है। हायर हाइड्रोक्सिल कार्बन कंटेनिंग जो गैसेस होता है, जो CnH ग्रुप के होते हैं, बहुत जल्दी इसमें बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वैक्यूम पंप लगा रखा है, यहाँ एक कंडेंसर भी हमने दे रखा है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग ये टेम्परेचर मॉनिटर कंट्रोल यूनिट हमने दे रखा है। इसमें हम लोग 400, 450 या 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इसमें सेट कर सकते हैं, और उस टेम्परेचर पे हम लोग इसको हीटिंग कर सकते हैं इनसाइड द रिएक्टर, कोई भी बायोमास को। तो ये आप देख सकते हैं पूरा हम लोगों का ये कंट्रोल यूनिट है। और दूसरा क्या है कि जैसे गैस बनेगा तो हम लोगों को जो ऑयल बनाना है कि उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 2 से 3 सेकंड के अंदर जो भी गैसेस हमारे अंदर बन रही है उसको निकालना पड़ता है बाहर, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप दे रखा है। तो कि क्या है कि जितना जल्दी हो सके हम इस गैस को बाहर निकालें। बाहर निकाल के हम लोग इसको कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर में हम, आप देख सकते हैं उस साइड में एक पंप है, पंप से हम लोग जो है इसके अंदर पानी भेज रहे हैं, और गैसेस जो है इसके अंदर क्लोज पाइप से ट्यूब्स लगा रखे हैं। वो गैसेस जो है उस ट्यूब्स में पास होते हैं, और उसके बाहर से हम ठंडा पानी उसको सर्कुलेट करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो गर्म गैसेस है वो कंडेंस हो जाती है, उसका लिक्विड में रूपांतर हो जाता है। लिक्विड में रूपांतर होने के बाद हमारे पास ये बायो ऑयल, इसका आप देख सकते हैं, ये जो कम्प्लीटली आप बम्बू का लीव्स है, लीची का लीव्स है। हमारे ये एमटेक के स्टूडेंट है, उन्होंने टर्मरिक रेसिड्यू प्लांट, टर्मरिक का जो प्लांट रेसिड्यू उस पर काम कर रखा है। ये बायो ऑयल आप देख सकते हैं पूरा, इसमें जो है लिग्निन हाँ, ये बायो ऑयल है, इसमें आप बहुत सारे केमिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लिग्निन फ्रैगमेंट्स है, इसमें आपके अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसमें है, आपके फर्फ्यूरल्स है इसमें। तो ये केमिकल इंडस्ट्री में बहुत काम में आएगा, क्योंकि हमें केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो बायोमास का जो हमारे पास सरप्लस रेसिड्यू है उसका बायो ऑयल में रूपांतर करके केमिकल एक्सट्रैक्शन में बहुत काम में लिया जा सकता है।